Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's class, we'll be discussing the basic government-sponsored schemes for your principles and practices of banking, and also we'll be discussing self-help groups. So this class is a part of a new initiative in which within 25 lectures, we'll try to cover the full component of PPB, and in these classes we'll cover the content as well as a few MCQs that will help you understand the topics. So Monday to Saturday we'll have the classes, and on Sunday we'll have a revision session. और इस revision session में with the help of MCQs हम पिछले हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे. तो सेम ऐसी सीरीज AFM और INFS के लिए भी शुरू हो चुकी है. तो इसमें हम बेसिक स्कीम्स देखेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और जितने हिसाब का पूछा जा सकता है. बुक में बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है तो हम सिर्फ बेसिक चीज़ें ही पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. पहले हमारे पास एक मिशन होता था स्वर्ण ग्राम जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. तो ये एक अलग से स्कीम थी. इसको रिप्लेस करके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लेके आया गया है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्टर करती है. इसका एम क्या है? रूरल पॉवर्टी को, जो हमारे रूरल एरियाज है उसमें पॉवर्टी को कम करना है, ख़त्म करना है धीरे धीरे. कैसे करना है? लाइवलीहुड, मल्टीपल लाइवलीहुड लोगों को प्रोवाइड करने हैं. फाइनेंशियल सर्विसेज को जो एक्सेस है उनका, उसे भी इम्प्रूव करना है ताकि गरीबी को मिटाया जा सके. एक तो उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस प्रोवाइड करना है, एक उन्हें मल्टीपल लाइवलीहुड्स हमने प्रोवाइड करने हैं. हमने ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने हैं ताकि जो पॉवर्टी है रूरल एरियाज में उसे एलिमिनेट किया जा सके. तो इसके मेन फीचर्स देखते हैं. सबसे पहले इसका फीचर है यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन. सारे जो लोग हैं गरीब इलाकों में उन तक सर्विसेज पहुंचानी है. और जो बेनिफिशरीज होंगे इस स्कीम के अंडर 50% SC/STs होने चाहिए और 50% जो हैं बेनिफिशरीज माइनॉरिटीज़ और उसमें से 3% डिसेबिलिटी वाले लोग होने चाहिए जिससे इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा. किन लोगों को हमने हेल्प करनी है? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन लोग पुअर हैं? तो इसके अंदर उन ग्रुप्स को टारगेट किया जाएगा जिसमें कि हम एक भी डेप्रीवेशन क्राइटेरिया के अंडर आते हैं अंडर द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर. तो एक सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है, ठीक है, उसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे हम कि कौन से लोग नीडी हैं. इसमें ना अलग अलग डेप्रीवेशन होती है कि किसी के पास ये नहीं है, ये इस चीज़ से डिप्राइव्ड है, जिसके पास ये नहीं है इस चीज़ से डिप्राइव्ड है. तो ऑल द नीडी पुअर आइडेंटिफाइड एज हाउसहोल्ड्स विद एटलीस्ट वन डेप्रीवेशन क्राइटेरिया. सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंगली एक भी चीज़ से अगर वो डिप्राइव्ड हैं उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो वो टारगेट किए जाएंगे अंडर दिस स्कीम. तो हम चाहते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करें जिससे कि पुअर लोगों को हेल्प हो और उनकी पॉवर्टी एलिमिनेशन में हेल्प मिले. और हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्ट्रेंथन करेंगे, ऐसी फेडरेशन को स्ट्रेंथन करेंगे जो कि पॉवर्टी एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे. ट्रेनिंग दी जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, स्किल बिल्डिंग की जाएगी लोगों की ताकि फिर वो पॉवर्टी से बाहर आ सकें. एक रिवॉल्विंग फंड होगा, एक कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा. रिवॉल्विंग फंड होता है कि साल ख़त्म होने के पे वो ख़त्म नहीं हो जाता फंड, वो रिवॉल्विंग चलता रहता है. कई फंड्स ऐसे होते हैं आपको एक साल के लिए मिलते हैं, इसके अंदर अगर यूज़ हो गए तो हो गए, नहीं तो ख़त्म. लेकिन रिवॉल्विंग फंड क्या होता है कि जो चलता रहता है. तो ऐसे फंड्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे. यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की कोशिश की जाएगी कि सारे लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज का बेनिफिट मिल सके. इसमें एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी प्रोवाइड की जा रही है कि जो भी लोन लिए जाएंगे गरीबों के द्वारा इस स्कीम के तहत, वहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन होगा कि अगर किसी का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से ज़्यादा का है, जो जितना भी एक्स्ट्रा लोन का परसेंटेज है वो कौन कवर करेगा? वो फिर सरकार कवर करेगी अंडर दिस स्कीम. ठीक है, तो मान लो एक गरीब परिवार है जो इस स्कीम के अंडर कवर होता है, उन्होंने कोई लोन लिया जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो उन्हें सिर्फ 7% तक का भुगतान करना है. 2% जो एक्स्ट्रा है वो इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाएगी अंडर दिस दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. और इसमें इंटेंसिव ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि ये वो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जाएंगे अंडर दिस स्कीम. इस स्कीम के अंडर ना कुछ सब स्कीम्स भी हैं अंडर, छोटी छोटी और स्कीम्स हैं, जिसमें से एक है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना. अब ग्रामीण एक्सप्रेस से आपको
ट्रांसपोर्टेशन की याद आएगी, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग है ये। इस स्कीम के अंडर ये प्रोवाइड करना चाहते हैं ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड टू मेंबर्स ऑफ एसएचजीज। एसएचजीज को जो मेंबर हैं उन्हें ऑल्टरनेटिव सोर्स के, एक ही सोर्स ना हो लाइवलीहुड का और कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स भी हो लाइवलीहुड का इस पेरेंट स्कीम के अंडर। कैसे, ताकि कैसे करेंगे इनेबल, बाय ऑफरिंग देम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन बैकवर्ड रूरल एरियाज। अब रूरल एरियाज के लोग जो हैं वो अपने एरिया से बाहर नहीं जा पाते क्योंकि लिंकेज नहीं है, कहीं सड़कें नहीं बनी, कहीं ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करवाएंगे कि आप अपने इस बैकवर्ड रूरल एरिया से बाहर जाके भी काम कर सको, ट्रैवल कर सको। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। दूसरी है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। तो ये वाली जो स्कीम है इसका नाम देखिए, महिला किसान, जो विमेन एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनका एम्पावरमेंट करना है, उसके लिए एक परियोजना है, एक सब स्कीम है। तो कैसे किया जाएगा एम्पावरमेंट, कि विमेन इन एग्रीकल्चर को एम्पावर करना है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स करके। इन्वेस्टमेंट्स करनी है जहाँ पे वुमेन एग्रीकल्चर है, ताकि उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़े, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। और ऐसा हम चाहते हैं कि जो रूरल एरियाज़ की वुमेन हैं उनका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड हो, सस्टेनेबल तरीके से, सही तरीके से वो एग्रीकल्चर बेस्ड पैसा कमा सकें रूरल एरियाज़ के अंदर। इसके साथ साथ ये भी एम है इस स्कीम का कि फूड और न्यूट्रिशन मिले सबको, सारे हाउस होल्ड्स को, बेटर एक्सेस टू सर्विसेज मिले, बेटर एक्सेस टू इनपुट्स मिले विमेन को भी एग्रीकल्चर करने के लिए जो भी सर्विसेज या इनपुट्स चाहिए उन्हें सही तरीके से मिले, और विमेन की मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ जो हैं एग्रीकल्चर करने के लिए उन्हें इम्प्रूव किया जाए। तो ये सब चीज़ें अंडर दिस स्कीम होंगी। इसके बाद एक और सब स्कीम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इनके नाम से ही है, स्टार्टअप्स प्रमोट करने हैं रूरल एरियाज़ के अंदर। अभी क्या रहता है, जितने भी रूरल एरियाज़ के लोग हैं उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है मेट्रो सिटीज़ के अंदर, जहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन में रहते हैं वो। तो कहते बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, स्टार्टअप्स रूरल एरियाज़ के अंदर ही प्रमोट किए जाएँ। जो जो चीज़ें मिसिंग है रूरल एरियाज़ के अंदर, कहीं नॉलेज की कमी है, कहीं फाइनेंस की कमी है, कहीं स्टार्टिंग जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसमें सपोर्ट की कमी है, तो वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंसेस प्रोवाइड करेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड जो स्टार्टिंग का पीरियड है उसमें हम हेल्प करेंगे, ताकि बैकवर्ड एरियाज में स्टार्टअप्स प्रमोट हो सके। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी प्रमोट किया जाता है, ताकि रूरल यूथ जो है अपने एरिया में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। एक स्टार्टअप अगर कोई स्टार्ट करता है वो 10 लोगों को और काम पे रखेगा, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और लोकली ही आप वेल्थ जनरेट करो। तो वो भी इस स्कीम का एक एम है। एक है नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, ये क्रिएट करते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपका कोई मेजर एक स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले पायलट स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जाती हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट में चला के देखते हैं कैसे चलती है। तो वो इसके अंडर होगा कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करेंगे, पायलट प्रोजेक्ट्स चढ़ाएंगे, ताकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी भी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड हों। ठीक है, और ये जो स्टेट्स और सेंटर गवर्नमेंट्स जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की तरफ ट्रांजिशन करें। ओके, तो पहले छोटे लेवल पे इम्प्लीमेंट करो, फिर सारी स्कीम्स को बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आते हैं अंडर द दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्हें 5 से 7 साल तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, कि उनका हाथ पकड़ के उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो अपना ग्रुप बना के पॉवर्टी से बाहर आ सकें। तो इनको भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। एक तो रिवॉल्विंग फंड क्रिएट किया जाता है एसएचजीज के लिए 10 से 15 हज़ार का। ठीक है, ये एक फंड सब क्रिएट किया जाता है, पर एसएचजी 10 से 15 हज़ार का उन्हें एक फ़ंड प्रोवाइड किया जाता है। फिर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड भी प्रोवाइड किया जाता है इंटेंसिव ब्लॉक्स में, जो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं ना, वहाँ पे इंटेंसिव ब्लॉक्स में एक्स्ट्रा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और ये कौन मेंटेन करता है, वहाँ की फेडरेशंस जो होती हैं, इन परपेचुटी हमेशा इसे मतलब मेंटेन करके लिया जाता है। और इस कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड को कैसे यूज़ किया जाता है, लोन्स दिए जाते हैं एसएचजीज को। ठीक है, ताकि एसएचजीज अपनी एक्टिविटी के लिए या कोई कॉमन कलेक्टिव सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इसे यूज़ कर सकें। ये फंड्स इसलिए नहीं होते कि खाया कमाया शादियों पे खर्च कर दिया, इसलिए नहीं होते हैं। आप कुछ ऐसा करो जिस एक्टिविटीज़ पे जिससे वेल्थ जनरेट हो,
ठीक है। और यहाँ पे भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी अगर लोन चाहिए तो मैक्सिमम हेल्प की जाती है अप टू 30,000 थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन। वही के 7% से ऊपर का जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उन्हें नहीं देना पड़ेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, वो सरकार हेल्प कर रही है इस स्कीम के तहत। पर लेकिन मैक्सिमम ये जो सपोर्ट होगा 30,000 का होगा पर SHG। इंटरेस्ट सबवेंशन भी एक लिमिट तक की जाएगी, ठीक है। फिर ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट्स, द रोल ऑफ बैंक्स वुड कमेंस विद ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स फॉर ऑल द वुमेन SHGs। बैंक्स का रोल कहाँ पे आ रहा है, जितने भी वुमेन SHGs हैं उनके लिए सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाए जाएंगे, फैसिलिटेट किया जाएगा। जहाँ पे SHGs विद वुमेन हैं, SHGs विद डिसेबिलिटी हैं एंड फेडरेशन ऑफ SHGs, ठीक है, यहाँ पे बैंक्स का रोल कमेंस होता है, इनके लिए बैंक्स अकाउंट ओपन किए जाते हैं। KYC नॉर्म्स जो हैं जैसे कि RBI स्पेसिफाई करता है वैसे ही जो भी ये लोग हैं इनके लिए भी KYC किया जाता है बैंक्स के द्वारा, ठीक है। अब लेंडिंग, जो लेंडिंग नॉर्म्स हैं वो क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए अंडर दिस नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। पहली बात तो जो SHG है वो कम से कम 6 महीने से एक्टिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज SHG बना और कल आपने लोन ले लिया, कम से कम 6 महीने तक का उसका एक्टिव एग्जिस्टेंस होना चाहिए। और ये उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट से पता लगता है। जो SHGs है ना इन्हें भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, और उनकी मदद से पता लगता है कि कितने टाइम से एक्टिव है। ओके, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ सेविंग्स बैंक अकाउंट। अब वो ये नहीं बोल सकता सेल्फ हेल्प ग्रुप के देखो हमने तो जनवरी में खोला था और अब देख लो हो गया है सितंबर, तो देखो 9 महीने पुराना है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। वैसे जज नहीं होता है, आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन्हें देख के जज किया जाता है कि ये एक्टिवली 6 महीने से सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहा है, तभी इन्हें लोन दिया जाएगा अंडर दिस स्कीम, ठीक है। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये इन्हें तभी लोन दिया जाता है अगर ये पंचसूत्र फॉलो कर रहे हैं। पंचसूत्र फॉलो करने का क्या मतलब है, रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं, रेगुलर सेविंग्स कर रहे हैं, रेगुलर इंटर लोनिंग है, एक दूसरे को लोन दे रहे हैं। ग्रुप्स का एक कॉर्पस होता है, ग्रुप्स वाले अपने पैसे जमा करते हैं, जिसको लोन की ज़रूरत है उसको दे देते हैं, और टाइमली रीपेमेंट हो रही है पैसे की, और उनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो अप टू डेट है। अगर वो ये सब कर रहे हैं तो फिर मानते हैं कि वो पंचसूत्र प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें फिर लोन दिया जा सकता है, ठीक है। एंड दे शुड बी क्वालिफाइड एज पर द ग्रेडिंग नॉर्म्स फिक्स्ड बाय NABARD। NABARD की जो ग्रेडिंग नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से वो क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा SHG है जो पहले तो एक्टिवली काम कर रहा था, बीच में फिर वो थोड़ा सा काम करना उसने बंद कर दिया, डिफंक्ट हो गया, उन्हें भी क्रेडिट दिया जा सकता है अगर वो खुद को रिवाइव कर लें और एक्टिव रहें 3 महीने तक। मान लो एक पुराना सेल्फ हेल्प ग्रुप था वो बीच में बंद हो गया, फिर वो रिवाइव हुआ और 3 महीने से लगातार अच्छे से एक्टिवली काम कर रहा है, फिर उसे भी लोन्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब लोन का जो अमाउंट है वो कैसे देते हैं, पहली बात तो ना एक साथ लोन नहीं दिया जाता, ये ट्राई किया जाता है अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कि मल्टीपल डोजेस दी जाएं असिस्टेंस की, ठीक है। तो एक पीरियड ऑफ टाइम तक रिपीटेडली उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। धीरे धीरे उनको पैसा दिया जाता है टू इनेबल देम टू एक्सेस हायर अमाउंट्स ऑफ क्रेडिट फॉर टेकिंग अप सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड इम्प्रूव ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक साथ पैसा मत दो, ठीक है, पहले 50,000 दिया, फिर 1 लाख दिया, फिर ऐसे जब धीरे धीरे करके क्रेडिट का अमाउंट बढ़ाओ और जिससे कि वो अपना लाइवलीहुड मेंटेन कर सके। तो पहला जो डोज होता है 4 to 8 टाइम्स ऑफ द प्रपोज्ड कॉर्पस होता है ड्यूरिंग द ईयर, और 50,000 विच एवर इज हायर, ठीक है। जितना भी प्रपोज्ड कॉर्पस होगा उस साल का, उससे 4 to 8 टाइम्स जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, या फिर 50,000 विच एवर इज हायर। फिर सेकंड में फिर अगले 12 महीने में 5 to 10 टाइम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉर्पस एंड प्रपोज्ड सेविंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 months और 1 लाख विच एवर इज हायर। पहले 50,000 दो, फिर 1 लाख दो। इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मत याद करना, 4 to 8 टाइम्स, 5 to 10, ये याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है। इतना याद रखो, डोजेस में दिया जाता है, पहले 50,000 दिया, फिर 1 लाख दिया, ठीक है। फिर थर्ड डोज में मिनिमम ऑफ 2 लाख बेस्ड ऑन द माइक्रो क्रेडिट प्लान प्रिपेयर्ड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपना एक माइक्रो क्रेडिट प्लान बनाएंगे, उसके बेसिस पे लगभग मिनिमम 2 लाख तक का उन्हें फिर से और पैसा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और उनकी फिर क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह भी देखी जाती है। अब आप ये सोचो कि जो बैकवर्ड एरियाज के लोग हैं उन्हें क्या पता ये माइक्रो क्रेडिट प्लान कैसे बनता है, कॉर्पस क्या होता है,
अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं। इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ना एनजीओज का बहुत बड़ा रोल है, वो बहुत हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट के लोग आके हेल्प करते हैं इनको ये सारी चीज़ें, सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझने में। ठीक है, फिर 4th डोज ऑनवर्ड्स क्या होगा, लोन अमाउंट 5 से 10 लाख का भी हो सकता है। ठीक है, और हायर अगर एसएचजी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, उनके पास प्रॉपर प्लान है कि वो पैसे को कैसे यूज़ करेंगे, तो फिर उन्हें फिर डोजेज में धीरे धीरे करके पैसा बढ़ा के दिया जाता है। हो सकता है कि जैसे 5-10 औरतों ने इकट्ठे होकर पापड़ बनाने की फैक्ट्री खोल ली, जो लिज्जत पापड़ है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही बना है, तो उन्होंने क्या किया, उनको भी कैसे पहले थोड़ा पैसा मिला, फिर फैक्ट्री का स्केल बढ़ा, फिर और पैसा दो, फिर फैक्ट्री का और स्केल बढ़ा, फिर और पैसा दो। तो ऐसे कुछ गरीब औरतों ने मिलके मान लो अपनी पापड़ों की फैक्ट्री लगा के बढ़ाते गए और अल्टीमेटली फिर उनको 5 से 10 लाख तक का लोन भी मिलना शुरू हो गया, जो इनिशियली 50,000 का मिल रहा था। अब ये जो लोन्स लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये टर्म लोन की फॉर्म में भी हो सकता है लंबे समय के लिए, ठीक है, और ये कैश क्रेडिट लिमिट भी हो सकता है, उस किसी भी हिसाब से ये लोन उन्हें प्रोवाइड किया जा सकता है, और बाद में ज़रूरत के हिसाब से एडिशनल लोन भी सैंक्शन किया जा सकता है, चाहे अभी पिछला लोन नहीं भी चुकाया हो, लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो उन्हें और भी पैसा एक्सटेंड किया जा सकता है। तो किश्तों में पैसा ऐसे फिर इस तरीके से बढ़ा के दिया जाता है। अगर 10 लाख तक का लोन है तो कोई भी कोलेटरल और कोई भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन देते हैं जब इस स्कीम के तहत कोई भी लियन नहीं होगा सेविंग्स बैंक अकाउंट पे एसएचजीज के, एंड नो डिपॉजिट शुड बी इंसिस्टेड अपॉन, कोई डिपॉजिट नहीं मांगोगे उनको लोन देने से पहले। ठीक है, 10 लाख तक का अगर लोन है, अगर 10 से 20 लाख तक का लोन है तब भी कोई कोलेटरल नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, कोई भी नो लियन should be marked above savings bank account, ठीक है, of SHGs. The entire loan irrespective of the loan outstanding would be eligible for coverage under credit guarantee fund for micro units. जितना भी ये लोन का अमाउंट होगा ये एलिजिबल होगा कवरेज के लिए अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, यानी कि CGFMU के अंडर ये कवर्ड होगा। 10 से 20 लाख का जितने का भी आपका लोन होगा, कोई भी कोलेटरल नहीं ऑब्टेन किया जाएगा, कोई भी लियन नहीं मार्क की जाएगी सेविंग्स बैंक अकाउंट पे। ठीक है, विलफुल डिफॉल्टर्स जो होते हैं उन्हें इस स्कीम के अंडर लोन नहीं दिया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं मान लो बैंक में काम करती हूँ, ठीक है, और मेरे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोग आए और बोले कि हमें लोन चाहिए, तो मैं ये नहीं कह सकती कि इसके अंदर एक पर्सन है, इसका जो हस्बैंड था उसने विलफुल डिफॉल्ट किया था लोन का, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप उनको ऐसे लोन नहीं मना कर सकते कि तुम्हारा कोई एक मेंबर या उसका कोई स्पाउस या कोई और फैमिली मेंबर ने विलफुल डिफॉल्ट किया था, ऐसे नहीं आपको लोन को मना करना है। लेकिन अगर हाँ मेजरली मेंबर सारे विलफुल डिफॉल्टर हैं तो उन्हें फिर लोन नहीं दिया जाता है। ओके, अब इसको लेके क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग DAY NRLM, Deen Dayal Antyodaya National Rural Livelihood Mission. It aims to eliminate rural poverty through the promotion of multiple livelihoods and improved access to financial services for the rural poor households across the country. तो poverty eliminate करनी है, multiple households मल्टीपल लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करके, ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कहता है इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन 2011, ये भी बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको पॉइंट बताया नहीं, लेकिन ये भी सही है कि इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 2011 में। पहले तो स्वर्ण ग्राम जयंती स्वरोजगार योजना थी, वो अलग था, अब ये है, तो 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं। फिर आती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये तो मुझे लगता है 2014 से सभी सुनते आ रहे हैं, मोदी जी ने इतना शोर मचाया था जनधन योजना का कि सब लोगों के बैंक अकाउंट खुलाओ, सब लोगों के बैंक अकाउंट खुलाओ। वहीं से लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन टर्म पता लगना शुरू हुआ था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन नाम की भी कोई चीज़ होती है। जो सरकारी पेपरों की तैयारी कर रहे हैं सबको ये पता होगा उस जमाने में जिन्होंने भी की हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है एक नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। पहले क्या होता था, अब सरकार बोलती थी कि हमने गरीब से गरीब लोगों को ना फ़ायदा पहुंचाना है, उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डाल दो, क्योंकि जब वो
सिस्टम के थ्रू आते हैं, इससे इसको गए, इससे इसको गए, इससे पंचायत तक पहुंचे, तो सब लोग पैसा खा जाते थे बीच में। सरकार चाहती थी डायरेक्टली पैसा बेनिफिट का अकाउंट में आ जाए, सब्सिडी अकाउंट में आ जाए, सिलेंडर की सब्सिडी का पैसा अकाउंट में आ जाए, लेकिन लोगों के तो बैंक अकाउंट ही नहीं थे। फिर मोदी जी ने बोला कि अब सबके बैंक अकाउंट खुलने चाहिए। उसके लिए क्या चला है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, कि सब लोगों के पास एक बेसिक सेविंग्स एंड डिपॉजिट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि बैंक अकाउंट खोलना है। लोगों को हमने फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इंश्योरेंस की, पेंशन की, क्रेडिट कैसे लेना है, पैसे भिजवाने हैं, रेमिट करने हैं, ये सब अफोर्डेबल मैनर में वो कर सके। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई है। इस स्कीम के अंडर जितने भी लोग हैं जिनका अभी तक कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था, उन्हें एक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोल के दिया गया। ठीक है, किसी भी बैंक ब्रांच में खोल सकते थे या फिर बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू भी खोला जा सकता था। बैंक मित्र भी हेल्प करते थे ये अकाउंट ओपन करने में। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, किसी का भी, स्पेशली जो गरीब लोग थे उनके बैंक अकाउंट्स नहीं होते थे, तो उनके लिए फिर ये बैंक अकाउंट्स खोले गए। अब यहाँ पे एक बैंक अकाउंट उस पर्सन का जो अभी तक अनबैंक्ड पर्सन था, उसके लिए अकाउंट खोला गया। कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, एक मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं थी। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी अर्न करते हैं बेसिक जो होता है, और अब तो इवन रुपे डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट होल्डर के लिए। इसी स्कीम के तहत एक जो भी ये अकाउंट खोलता है उन्हें एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ₹1 लाख का प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अब उसे एनहांस करके 2 लाख का कर दिया गया है। जिन्होंने अकाउंट अपने 2018 के बाद खोले हैं उन्हें कितना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया गया है, 2 लाख तक का। ठीक है, अवेलेबल है विद द रुपे कार्ड इशूड। अब जो भी क्लेम है ये पेबल कब होगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर अगर मिलता है अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसका क्लेम कब पेबल होगा, इफ वन सक्सेसफुल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन इज डन विद इन 90 days प्रायर टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट। ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने अपना अकाउंट खोला, कल मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, नहीं। लेकिन एटलीस्ट अगर एक्सीडेंट होने से 90 दिन पहले, एक्सीडेंट होने से 90 दिन जो पहले बीते हैं उनमें से कोई एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तब फिर तभी एक्सीडेंट का कवर मिलता है। उसके बाद जो भी जनधन योजना के अंडर अकाउंट होल्डर्स हैं, दे आर एलिजिबल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए भी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 तक की मिल सकती है, लेकिन वो जो अकाउंट है सेटिस्फैक्टरली चलता होना चाहिए 6 महीने तक। अकाउंट खुलते ही ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन अगर सेटिस्फैक्टरली अकाउंट वो 6 महीने से चल रहा है तो 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जो भी पीएम जनधन योजना वाले अकाउंट्स हैं, दे आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एंड मुद्रा स्कीम। इन सब के लिए एलिजिबल होते हैं जिनका भी प्रधानमंत्री जो जनधन योजना के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, फिर आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जो हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये भी एक 1 ईयर का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। सुरक्षा बीमा योजना यानी कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, 1 साल तक के लिए होती है और ये रीन्यूएबल होती है कि साल दर साल ये रीन्यू हो सकती है। ठीक है, कवरेज प्रोवाइड करते हैं अगर डेथ हो गई किसी के एक्सीडेंट से या फिर किसी को डिसेबिलिटी हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, वो सब ये कवर करते हैं। 18 से 70 साल तक के जो लोग हैं जिनका एक अपना इंडिविजुअल बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, वो इस स्कीम के अंडर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कवर जो है 2 लाख का प्रोवाइड किया जाता है डेथ में। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 2 लाख तक का कवर प्रोवाइड किया जाता है। अगर सिर्फ डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी हुई है तो 1 लाख तक का कवर प्रोवाइड किया जाता है। और इस इंश्योरेंस को लेने के लिए प्रीमियम कितना है 1 साल का, सिर्फ 20 रुपए। तो इसमें क्या होता है, जब अगर आपका एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंडर एनरोलमेंट है तो अपने आप ही ऑटो डेबिट आप एक बार अलाउ कर दो तो अपने आप हर साल आपके अकाउंट से 20 रुपए कट जाते हैं और आपका ये इंश्योरेंस रिन्यू हो जाता है।
और ये आप एनरोल कैसे करवा सकते हो इस स्कीम के अंडर? आप ब्रांच विजिट कर लो या फिर आप वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है, बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू करवा लो उस तरीके से, या पोस्ट ऑफिस में अगर आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है तो वहाँ पे जाके आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। एक बार आप बोल दो ऑटो डेबिट कर दो तो अपने आप हर साल 20 रुपये कट जाया करेंगे। अब ये स्कीम जो है कौन प्रोवाइड करते हैं? पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो कि विलिंग है ये प्रोडक्ट को ऑफर करने के लिए। इनको फिर ऑब्वियसली बैंक्स के साथ टाई अप करना पड़ता है, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि बैंक के साथ टाई अप ज़रूरी है ना। जिनका बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस अकाउंट है वही इस स्कीम के लिए फिर एलिजिबल होते हैं, 18 से 17 साल के लोग। अगली है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम क्रिएट करने के लिए है कि जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, गरीब लोग हैं जिन्हें कोई पेंशन नहीं है, कोई सेविंग स्कीम नहीं है, वो फिर अटल पेंशन योजना के अंडर खुद को एनरोल करवा सकते हैं। इस स्कीम को एडमिनिस्टर करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज PFRDA। PFRDA इसको एडमिनिस्टर करते हैं और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर किसका है? नेशनल पेंशन सिस्टम का, NPS का। अब जो भी लोग हैं 18 से 40 साल के वो इस स्कीम के अंडर एनरोल कर सकते हैं अटल पेंशन योजना के लिए। तो जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं 18 से 40 साल तक के, जो इनकम टैक्स पेयर्स नहीं हैं, यानी कि उनकी इनकम ही नहीं है उतनी, ठीक है, ऐसा नहीं कि टैक्स चोरी करने वाले नॉन इनकम टैक्स पेयर, जिनकी इनकम ही नहीं है उतनी, जो टैक्स नहीं पे करते हैं, तो वो 18 से 40 साल की एज तक वाले हैं, वो इस स्कीम के अंडर एनरोल कर सकते हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन डिफरेंट हो सकती है। पेंशन में क्या होता है, आप सारी ज़िंदगी पैसा कंट्रीब्यूट करते रहते हो, फिर अल्टीमेटली कॉर्पस बन जाता है जो फिर आपको एंड में मिलता है पैसा। तो इसमें आप 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 अलग अलग आपका जितनी हैसियत है, हिम्मत बनती है उतना पैसा जमा कराएंगे। 60 साल की उम्र तक आप करवाओगे तो कम से कम कितने साल आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है? 20 साल। क्यों? लेट से लेट आपने 40 की उम्र में भी स्कीम में एनरोल किया तो भी 60 साल की एज तक, यानी कि 20 साल तक तो आप कंट्रीब्यूट करते रहते हो ना, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको एंड में पेंशन मिलती है 60 साल की एज के बाद। अब मंथली पेंशन मिल जाती है सब्सक्राइबर को, उसको और उसके बाद उसके स्पाउस को मिलती है, ठीक है। और उसके बाद अगर दोनों की ही डेथ हो जाती है, जो भी उनका पेंशन का कॉर्पस होता है वुड बी रिटर्न टू द नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर। नॉमिनी को पैसा दे दिया जाता है। अगर पर्सन की डेथ होगी, उसके स्पाउस की भी डेथ होगी, फिर भी कॉर्पस का जो पैसा बचा है वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। अगर प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, किसी ने अटल पेंशन योजना ले रखी थी लेकिन वो 60 साल का हुआ ही नहीं, उससे पहले ही डेथ हो जाती है, तो उसमें क्या होगा? जो उसका स्पाउस होगा, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है और अभी वो 60 साल का नहीं हुआ था, तो उसका जो स्पाउस है, यानी कि उसकी अगर जो वाइफ है, वो चाहे तो वो लगातार कंट्रीब्यूट कर सकती है, रिमेनिंग जो पीरियड बचा था उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है अटल पेंशन योजना के अंदर, ठीक है। मान लो एक हस्बैंड थे, उन्होंने अटल पेंशन योजना ले रखी थी 47 की एज में, ठीक है, वाइफ है 45 की, तो इनकी 47 में डेथ होगी, तो वाइफ क्या कर सकती है? अगले 13 साल, यानी कि जब तक के हस्बैंड अगर जिंदा होते 60 साल के ना हो जाते, तब तक वो कंट्रीब्यूट करती रहती है और फिर उसे फिर पेंशन मिलनी शुरू हो जाती जो उनके हस्बैंड को मिलनी थी। इस औरत के 60 साल होने तक नहीं, जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर था वो जब 60 साल का हो जाता, उतनी एज तक कंट्रीब्यूट करके पेंशन स्कीम को वो चला सकती है, ठीक है। एक मिनिमम पेंशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड है, यानी कि कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। और जो कंट्रीब्यूशन है, जो हम पैसा देते हैं, वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस पे भी किस्तें भर सकते हैं इसकी। जो वॉलंटियर है, जो सब्सक्राइबर है इस स्कीम का, अगर वो बीच में एग्जिट करना चाहे कि नहीं मैं नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहता, मुझे नहीं ये स्कीम में जाना, तो कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ डिडक्शंस लगती हैं, उसके बाद आपको पैसा जो है वापस मिल जाता है। तो ये थी आपकी अटल पेंशन योजना। फिर बात करते हैं मुद्रा लोन्स की। पहली बात, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। जब से मोदी जी आए ऐसे बहुत से नाम चल रहे हैं, हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म कुछ बना देते हैं, फिर उसकी फुल फॉर्म ऐसे निकलती है कुछ। तो मुद्रा लोन्स है,
मुद्रा वो पैसे वाली, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड है। मुद्रा लोन्स कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, ये मेन एजेंसी कौन सी है, ये मुद्रा लिमिटेड जो है, और ये एज एन एडमिनिस्ट्रिंग एजेंसी काम करती है। लोन्स मुद्रा वाली ये एजेंसी नहीं दे रही है, ये सिर्फ रीफाइनेंस करती है बैंक्स को। अल्टीमेटली जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं और एनबीएफसीज हैं, ये भी मुद्रा लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इन्हें रीफाइनेंस किया जाता है थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रिंग एजेंसी। मैक्सिमम लोन कितने तक के प्रोवाइड किए जा सकते हैं, 10 लाख तक के। जो भी हमारे छोटे छोटे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लोन आपको कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं दिया जाता कि शादी करनी है, ये सब आलतू फालतू सामान खरीदना है, ऐशो आराम वाला नहीं। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए अगर आपको लोन चाहिए, आपको अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो वो मुद्रा स्कीम के अंडर आपको दिया जाता है। चाहे आप टर्म लोन ले लो, चाहे आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लो, कॉम्पोजिट लोन ले लो। ठीक है, आपको कोई कैपिटल एसेट मशीन वगैरह खरीदनी है उसके लिए लोन चाहिए, वो भी मिल जाता है। वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, मार्केटिंग करनी है बिजनेस की उसके लिए लोन चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए आपको लोन मिल जाता है। चाहे कैपिटल लॉन्ग टर्म लोन ले लो, चाहे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लो, आप सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, अब तो मुद्रा कार्ड भी आ गए हैं जो एक तरीके के रुपे कार्ड हैं। तो कैपिटल पर्पस के लिए मुद्रा कार्ड भी अब लॉन्च कर दिए गए हैं अंडर मुद्रा स्कीम, जो कि रुपे कार्ड होते हैं एक तरीके के। ठीक है, बैंक्स मार्जिन भी डिमांड कर सकते हैं अंदर, जो उस बिजनेस के प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन भी डिमांड कर सकते हैं एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। लेकिन अगर वो शिशु लोन है, अभी हम टाइप्स ऑफ लोन करेंगे, शिशु लोन में फिर आप मार्जिन नहीं मांग सकते हो जो बैंक्स हैं। ठीक है, अब लोन्स कौन से टाइप के होते हैं। अगर आपको 50,000 तक का लोन चाहिए वो शिशु लोन होगा, 50,000 से 5 लाख तक का लोन होगा वो किशोर लोन होगा, 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक का लोन होगा वो तरुण स्कीम होगा। तो SKT, ठीक है, शिशु किशोर तरुण, ये लोन्स होते हैं। इससे पता लगता है मैक्सिमम कितना है, 10 लाख तक का लोन है, असिस्टेंस है जो आपको प्रोवाइड की जाती है अंडर मुद्रा स्कीम। अब लोन कौन ले सकता है, इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, प्रोप्राइटरी फर्म भी ले सकता है, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोई भी लीगल फॉर्म की कंपनी एसोसिएशन है, वो सब मुद्रा स्कीम के अंडर लोन ले सकते हैं। छोटे मोटे बिजनेसेस सब मुद्रा स्कीम के अंडर लोन ले सकते हैं। अब इसके अंदर जितनी भी एसेट्स खरीदी जाती हैं मुद्रा स्कीम के थ्रू, ठीक है, तो उन पे सिक्योरिटी फर्स्ट चार्ज ऑन ऑल एसेट्स फाइनेंस्ड एंड अदर एसेट्स डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द बिजनेस फाइनेंस। तो उस बिजनेस जिसको फाइनेंस किया गया है मुद्रा स्कीम के थ्रू, उनकी जो एसेट्स हैं उन पे सिक्योरिटी चार्ज क्रिएट किया जाता है। और ये जो मुद्रा स्कीम्स हैं इनको कवर भी प्रोवाइड किया जाता है लोन्स को अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ माइक्रो यूनिट्स ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, उसके अंडर भी ये लोन्स कवर्ड होते हैं। कोई भी कोलेटरल नहीं डिमांड किया जाता है, आरबीआई गाइडलाइंस, नो कोलेटरल शुड बी ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस। ठीक है, अब पीरियड ऑफ लोन कितना होगा, कितने टाइम के लिए लोन दिया जाता है, ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स क्रिएटेड। अगर मैंने लोन लिया है मशीन के लिए तो उस मशीन की इकोनॉमिक लाइफ कितनी है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा मेरा पीरियड ऑफ लोन कितना होगा, और मेरा बिजनेस कितना कैश फ्लो जनरेट कर रहा है उस पे बेस्ड होगा मेरा लोन का पीरियड कितना होगा। ठीक है, जो रीफाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है मुद्रा स्कीम के अंडर मैक्सिमम 36 महीने के लिए यानी कि 3 साल के लिए प्रोवाइड की जाती है। और टर्म लोन के लिए भी पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स डिसाइड की जाती हैं। सूटेबल मोरेटोरियम पीरियड होता है जिसमें हम इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते हैं, उसके बाद ही मतलब लोन नहीं लेते हैं, रीपेमेंट नहीं लेते हैं, उसके बाद रीपेमेंट शुरू होती है, तो वो भी एक पीरियड होता है और पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है। जो टर्म लोन है, जो ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड की जाती है मुद्रा स्कीम के अंदर, ये ऑन डिमांड रीपेबल होता है और इन्हें रिन्यू भी किया जाता है। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट की फैसिलिटीज को ज़रूरत हो तो रिन्यू भी किया जाता है। तो बेसिकली मुद्रा स्कीम के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, चाहे टर्म लोन हो, चाहे कैश क्रेडिट हो, चाहे ओवरड्राफ्ट हो। ठीक है, तो वो शिशु तरुण किशोर ये याद रख लेना। ठीक है, SKT ये याद रख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन योजना के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
Under the scheme, a basic savings bank deposit account can be opened in any bank branch or business correspondent outlet. कहीं भी ओपन कर सकते हैं, करेक्ट. One basic savings account is opened for unbanked family. Unbanked family नहीं, unbanked person है अगर, तो उनके लिए अकाउंट एक ओपन किया जाता है. फैमिली के लिए एक नहीं होता, पर पर्सन एक अकाउंट ओपन किया जाता है, तो ये गलत है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस. कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही. नो इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन द डिपॉजिट. ऐसा तो नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलता ही है प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले अकाउंट्स पे. मतलब ये तो आप पेपर में करेक्ट कर ही लेंगी, क्योंकि ये वो चीज़ें जो आप रोज देखते हो कि जनधन योजना वालों पे इंटरेस्ट तो मिलता ही है, बेसिक सेविंग्स अकाउंट है ना. तो 4 तो गलत ही है और यहाँ पे 2 गलत है, तो सही क्या है? 1 और 3. चलिए अगला है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, जो किसी स्टैट्यूट लॉ के अंडर बनता है, वो स्टैच्यूटरी बॉडी है. तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है. In April 1957, it took over the work of former All India Khadi and Village Industries Board. उनकी जगह फिर अब क्या आ गया? खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का, KVIC का सोशल ऑब्जेक्टिव है इनका कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे ऐसे सेलेबल आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, जो सेल हो सकें. आप देखेंगे बहुत सारे खादी इंडिया एक दुकान होती है, खादी इंडिया वाले इन्हीं की होती है. वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ और वो उन्हें सेल करो. वाइडर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो गरीब लोग हैं वो सेल्फ रिलायंट हों, किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, और स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट क्रिएट की जाए. ये ऑब्जेक्टिव हैं खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के. इसी खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा ना एक स्कीम इम्प्लीमेंट की जाती है, जो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. तो ये मनरेगा टाइप नहीं है, ये अलग है. प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या है? एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है. इसमें भी ऑब्वियसली पैसा प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ठीक है. तो हम क्या करना चाहते हैं इस स्कीम के थ्रू? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना चाहते हैं थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर हम माइक्रो एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं. ये अलाउ करता है एंटरप्रेन्योर्स को कि ठीक है, हम तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तुम फैक्ट्रीज और यूनिट्स लगाओ. क्योंकि एक फैक्ट्री लगेगी 50 लोगों को अपने पास हायर करेगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, और वहाँ के एरिया के लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, कहीं बाहर माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये काम करता है ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. अभी जब जितने पुराने आर्टिसंस वगैरह हैं उन्हें कहीं बाहर ना जाना पड़े, वहीं लोकली ही एंटरप्रेन्योरशिप वो कर सकें. तो ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, लेकिन इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. मेन इम्प्लीमेंट करने का काम एज ए नोडल एजेंसीज नेशनल लेवल पे किसका है? KVIC का. उसको ऊपर से एडमिनिस्टर करने का काम किसका है? MSME मिनिस्ट्री का. स्टेट लेवल पे इसे कौन इम्प्लीमेंट करता है स्कीम को? स्टेट KVIC डायरेक्टरेट्स, स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स एंड बैंक्स. ये सब इन्वॉल्व हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में. बैंक्स तो आएंगे ही आएंगे, लोन तो अल्टीमेटली इन्हीं को देना पड़ता है ना, और जो कॉयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कॉयर बोर्ड देखता है, ठीक है. अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स और सारे रीजनल रूरल बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में. और जो भी SLTC और SIDBI भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है. SIDBI जो है वो भी एक डेवलपमेंट बैंक है, वो भी इसमें सब पार्टिसिपेट करता है. और जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अप्रूव किए गए हैं स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी के द्वारा, वो भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं. तो पब्लिक, रीजनल, रूरल सारे, और कोऑपरेटिव और प्राइवेट जो अप्रूव्ड हैं, और SIDBI जो एक डेवलपमेंट बैंक है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है. अब इस स्कीम के अंडर कौन एलिजिबल है? जो भी इंडिविजुअल 18 साल के ऊपर हैं, ठीक है. अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट या यूनिट सेटअप होता है, उन्हें ही प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंडर पैसा मिलता है. जो पुराने फैक्ट्रीज हैं, पुराने यूनिट्स हैं, पुराने प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए पैसा नहीं मिलता है. नए प्रोजेक्ट, नए यूनिट्स के लिए लोन सैंक्शन किए जाते हैं,
ठीक है। जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिन्होंने किसी और स्कीम के तहत कोई भी बेनिफिट नहीं लिया है, वो इस स्कीम के अंडर लोन ले सकते हैं, अपना जो भी वो सेटअप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दैट हैव नॉट अवेल्ड बेनिफिट्स अंडर एनी अदर पब्लिक स्कीम। इसके अलावा सोसाइटीज, प्रोडक्शन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, चैरिटेबल ट्रस्ट, वो भी इसके अंडर ले सकते हैं लोन, ठीक है। इसके बाद कोई इसके अंदर इनकम सीलिंग नहीं है कि इससे ज़्यादा सीलिंग वाला, इससे कम सीलिंग वाला इसमें लोन ले सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को 10 लाख से ज़्यादा का लोन लेना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के में काम करने के लिए, 5 लाख तक का लोन लेना है बिजनेस या सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए, तो वो कम से कम 8वीं पास तो होना चाहिए इंसान, ठीक है। एटलीस्ट 8 सेंडर फॉर प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग अबव ₹10 लाख, 10 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग वाला, सर्विस सेक्टर वाला 5 लाख से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, तो 8वीं पास इंसान होना चाहिए। एक फैमिली में एक ही पर्सन इस स्कीम के अंडर पैसा उठा सकता है। 10 लाख तक के लोन के लिए कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं डिमांड की जाती है, ठीक है। अब मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो इस स्कीम के अंडर कवर होते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक का प्रोजेक्ट है तो 50 लाख तक लिमिट है, सर्विस सेक्टर का अगर प्रोजेक्ट है तो 20 लाख तक के प्रोजेक्ट्स ही इस स्कीम के अंडर कवर होते हैं। और गवर्नमेंट इसके अंदर सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। रूरल एरियाज के अंदर जनरल कैटेगरी वालों को 25%, स्पेशल कैटेगरी वालों को 35%, जिसमें स्पेशल कैटेगरी में कौन आता है, ST, SC, OBC, ठीक है, NER, हिल एंड बॉर्डर एरियाज, ट्रांसजेंडर, फिजिकली डिसेबल्ड, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले, एस्पिरेशनल एंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले, ये सबको 35% और रूरल एरियाज में जनरल कैटेगरी वालों को 25%, अर्बन एरियाज में जनरल कैटेगरी वालों को 15%, स्पेशल कैटेगरी वालों को 25% गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है। जो बैलेंस अमाउंट बचा प्रोजेक्ट का, उसे कौन फाइनेंस करता है, बैंक्स फाइनेंस करते हैं, टर्म लोन देके, वर्किंग कैपिटल लोन देके। तो मुझे अगर कोई नया काम शुरू करना है, नई यूनिट सेटअप करनी है, तो मुझे फिर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंडर पैसा मिलेगा, ठीक है। अंडर द दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, द वुमेन बेनिफिशियरी शुड नॉट बी लेस देन 30%। ये स्कीम मैंने आज कवर नहीं करी है, अगर आप चाहते हैं तो अगर इफ़ यू वांट मैं इसे नेक्स्ट किसी सेशन में इंक्लूड कर देती हूँ। लेकिन दीनदयाल अंत्योदय योजना जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, आज हमने रूरल लाइवलीहुड मिशन किया है, विमेन बेनिफिशियरीज कम से कम 30% होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय, दो चीजें हैं, इम्प्लीमेंटेड अलग है, एडमिनिस्टर अलग है। इम्प्लीमेंट कौन करता है, KVIC, एडमिनिस्टर पूछते तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस करता है, ठीक है। इनमें ये याद रख, ये तो मतलब रट्टे वाली चीजें याद करनी ही करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। अभी जो हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पढ़ा था ना, वो इस स्कीम के अंडर उन्हें क्या बेनिफिट मिलते हैं ये हमने पढ़ा था। अब हम सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है कि कुछ लोग खुद से मिलके, जो गरीब लोग हैं, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए अपना एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। मान लो अब ना औरतें थी 4-5, है ना, सबको सिलाई कढ़ाई आती है, अब वो अकेली एक उन्हें सिलाई आती है, अब वो एक अकेली अगर वो सिलाई करती है तो कितना टाइम लगता है। अगर एक औरतों का ग्रुप बन जाए, ठीक है, और वो कहें कि ठीक है मैं कटाई कर दूंगी कपड़े की, तुम सिलाई कर देना, तुम ये कर देना, तुम वो कर देना, तुम रंगाई कर देना, ऐसे करके ग्रुप बना लें अपना। और इनका गोल क्या है, अब ये सारे जनी क्या करेंगी, ये छोटा सा जो अपना सिलाई कढ़ाई का बिजनेस करेंगी, थोड़ा थोड़ा पैसा सारी बीच में कंट्रीब्यूट कर देंगी और एक कॉर्पस बन जाएगा और अपना काम करना स्टार्ट कर देंगी। अगर इनमें से किसी भी एक औरत को पैसों की ज़रूरत है तो उसी कॉर्पस में से फिर वो पैसा निकाल के यूज़ कर लेगी और जब हो जाएगा उसके पास पैसा वो वापस कर देगी, ठीक है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे बैकवर्ड एरियाज में, उसमें डेवलपमेंट करने में इन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। NGOs ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इनकी एम्पावरमेंट के लिए। इवन बैंक्स के साथ भी इनका लिंकेज प्रोग्राम है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब खुद की तो लिमिटेड कैपेसिटी है ना पैसा जनरेट करने की, ऑलरेडी गरीब है, अब इनको बैंक्स भी लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये छोटा छोटा फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग होती है ताकि जो बैकवर्ड एरियाज है जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया
बैंक्स तक नहीं है वहाँ पे इनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पैसा प्रोवाइड करते हैं, एनबीएफसीज पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, और इवन ये खुद भी एक कॉर्पस बना के भी अपनी पॉवर्टी से बाहर आ सकते हैं। ज़्यादातर जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें विमेन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में विमेन ही होती हैं। आंध्रा वगैरह वाले एरिया में काफ़ी ये सक्सेसफुल रहा है मॉडल लोगों को गरीबी से बाहर लाने के लिए, कि इकट्ठे रहोगे तो तुम्हारा सशक्तिकरण होगा। ठीक है, कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, इकट्ठी हो जाएंगी तो मुश्किल है। सेम है कि सब इकट्ठे होके एक तरफ एफर्ट डालते हैं, अपने आप को गरीबी से बाहर लेके आते हैं। तो नॉर्मली एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 20 लोग होते हैं। जो हमारे डिफ़िकल्ट एरियाज है, डेजर्ट है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, ट्राइबल्स हैं, वहाँ पे 5 लोग भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। अब फैमिली इनकम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? इसके अंदर वही लोग होने चाहिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। मैक्सिमम 20 और एक्सेप्शनल केसेस में 30% मेंबर ऐसे हो सकते हैं जो मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन है। मेजरली इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग ही होने चाहिए, और जो सब्सिडीज भी मिलती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वो बीपीएल परिवारों को ही मिलती हैं। ठीक है, इनका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, गाइडलाइंस होने चाहिए कि कैसे इस ग्रुप को मैनेज किया जाएगा, और मेंबरशिप पे भी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, नंबर पे। और ऐसा अमीर लोग आके या बहुत जो कंफर्टेबल लोग हैं वो इसके मेंबर नहीं बनते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। इनका एक कॉर्पस बिल्ड होना चाहिए। अगर 10 लोग हैं, हर लोग अगर 2-2 हज़ार कॉन्ट्रीब्यूट करें तो 20,000 का कॉर्पस बन जाएगा। इसके लिए भी प्रॉपर इन्हें रजिस्टर मेंटेन करना होता है कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ से जा रहा है, और जब भी अगर किसी मेंबर को ज़रूरत है तो वो इसी कॉर्पस में से निकाल के एक दूसरे को लोन्स दे देंगे। ठीक है, और इवन एक बैंक अकाउंट इनका ओपन होना चाहिए। प्रेफरेबली सर्विस एरिया जो उस एरिया का बैंक है उसमें इनका बैंक अकाउंट एज अ ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए। इन्हें कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने ज़रूरी हैं, जैसे कि मिनट्स बुक, जो भी इनकी मीटिंग्स होती हैं उनमें क्या डिस्कस हुआ, अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए, लोन का लेजर, किसने किसको कितना लोन दिया है, ग्रुप ने किसको दिया, कितना वापस आया, एक जर्नल लेजर, इनकी कैश बुक, इनका जो ग्रुप का बैंक अकाउंट है उसकी बैंक पासबुक, इनके जो अपने इंडिविजुअल बैंक अकाउंट है उनकी इंडिविजुअल मेंबर की पासबुक्स, ये सारे मेंटेन करने ज़रूरी हैं। क्यों मेंटेन करने ज़रूरी हैं? क्योंकि जितनी भी स्कीम होती है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प करने वाली, वो ये सब मांगती हैं कि दिखाओ तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है इस टाइम पे। तो ये ज़रूरी रहता है मेंटेन करना। अब एक सेल्फ हेल्प बैंक लिंकेज प्रोग्राम चलाया गया है जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो जो भी रजिस्टर्ड, चाहे रजिस्टर्ड हैं चाहे अनरजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप है, चाहे वो कहीं रजिस्टर्ड है नहीं है, वो अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलते हैं एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंडर, और उन्हें लोन दिया जाता है। ठीक है, कितना लोन दिया जा सकता है? सेविंग टू लोन रेशो 1:1 से लेके 1:4 तक का होता है। इवन इससे ज़्यादा का भी अब लोन दिया जाता है जो गुड परफॉर्मिंग एसएचजीज है, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है। ठीक है, अगर सेविंग टू लोन रेशो 1:1, 1:4 का इनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक आधा पर्सन कोई डिफ़ॉल्टर है, अगर 10 लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अगर एक कोई डिफ़ॉल्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे ग्रुप को डिफ़ॉल्टर मान लेंगे और उन्हें लोन नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता है। बैंक्स उन्हें भी लोन प्रोवाइड करते हैं अंडर एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है बैंक्स डिसाइड करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो गाइडलाइंस है आरबीआई की वो फॉलो करनी पड़ती है यहाँ पे। उसके बाद सर्विस और प्रोसेसिंग चार्जेस जो लोन पे लगते हैं, अगर लोन जो है वो 25,000 तक का है, अगर सिर्फ 25,000 तक का है तो उस पे फिर कोई भी सर्विस या प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगते हैं। जो एसएचजीज को लोन दिए जाते हैं ना, ये प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स एसएचजीज को 25,000 तक के दिए हैं उस पे कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है, और जो एलिजिबल प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स हैं एसएचजीज या जो हम जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को जो लोन्स देते हैं, वो ये 25,000 वाली लिमिट ना पर मेंबर एप्लीकेबल की जाती है, एज अ ग्रुप नहीं,
पर मेंबर 25,000 की जो लिमिट है वो अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो अपने स्टाफ का बैंक्स को कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग करना रहता है ताकि इन प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। जो भी एसएचजीज को लेंडिंग की जाती है उनका कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑन कांस्टेंट रिव्यू कंपलसरी है, और जो भी एसएचजीज को लोन्स दिए जाते हैं इनके साथ जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनकी रिपोर्टिंग भी की जाती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को। ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट बाय द बैंक टू द ग्रुप, क्या होने चाहिए? पहली बात तो सारे एसएचजीज का एक होमोजीनियस बैकग्राउंड होना चाहिए और एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। एटलीस्ट पिछले 6 महीने से उनका एक्टिव एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और ये लोन लेने से पहले उनका खुद के भी सेविंग्स और क्रेडिट ऑपरेशंस होने चाहिए। ये नहीं कि ग्रुप बनाया चलो बैंक से लोन लेने चलते, नहीं, उससे पहले खुद का कॉर्पस बनाएं, खर्चे करें, उसके बाद ही फिर वो एलिजिबल होते हैं क्रेडिट वगैरह के लिए। डेमोक्रेटिक वर्किंग होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है या जो भी मैनेजमेंट हो रही है एसएचजीज की वो अबव पॉवर्टी लाइन वाले लोग कर रहे हैं। सारे मेंबर्स का इक्वल से होना चाहिए और मेजॉरिटी पोजीशंस बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों की होनी चाहिए। प्रॉपर अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होने चाहिए। अगर बैंकों को ऐसा लगता है कि ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ लोन लेने के लिए बना है, ये हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए, तब उन्हें फिर लोन नहीं प्रोवाइड किया जाता है। बैंक की कन्विंस होना चाहिए कि जेन्युइन ग्रुप है, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, अपने आप को पॉवर्टी से बाहर लाने के लिए ग्रुप बना है, तभी उन्हें लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स और रजिस्टर इज नॉट कंपल्सरी फॉर एसएचजीज। जो एसएचजीज अपने बुक्स मेंटेन करते हैं, क्या जरूरी नहीं है मेंटेन करना? विजिटर बुक, लोन लेजर, जर्नल लेजर, कैश बुक। विजिटर बुक की तो कहीं बात ही नहीं है, कौन विजिट कर रहा है? ये कोई अस्पताल थोड़े ना कि विजिटर बुक मेंटेन करेंगे, या कोई जेल है, नहीं, ये नहीं होता है। लोन, जर्नल लेजर, कैश बुक ये सब मेंटेन करना होता है, अकाउंट्स के रिगार्डिंग चीजें मेंटेन करनी है। Which of the following statement is incorrect? In SHG, if SHG is not in default, some members being defaulter should not distract from financing the SHGs. कहते अगर SHGs ने एज अ ग्रुप कभी डिफॉल्ट नहीं किया तो एक आधा मेंबर अगर बीच में से डिफॉल्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम SHGs को फाइनेंस ना करो। बिल्कुल सही है। इन डेजर्ट एंड हिल्स इवन 5 members कैन फॉर्म एन SHG, ये भी बिल्कुल सही है। 5 लोग जो डेजर्ट एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में जहाँ स्कैटर्ड पॉपुलेशन है वो एसएचजी बना सकते हैं, बिल्कुल सही। अंडर द एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम ओनली रजिस्टर्ड एसएचजीज आर एलिजिबल फॉर ओपनिंग अ सेविंग बैंक अकाउंट। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा है ओपनिंग ऑफ सेविंग्स बैंक अकाउंट, चाहे एसएचजी रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, कोई भी अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो सी इज द correct answer. Which of the following statement is or are correct? No loan related and ad hoc service charges, inspection charges should be levied upon priority sector loans up to 25,000 तक के priority sector loans पे चार्जेस नहीं लगते हैं, सर्विस चार्जेस, बिल्कुल सही। इन केस ऑफ एलिजिबल प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स टू एसएचजीज और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स दिस लिमिट विल बी एप्लीकेबल पर मेंबर एंड नॉट टू द ग्रुप एज अ होल। ये जो लिमिट है पर मेंबर नहीं पर मेंबर लगती है, पूरे ग्रुप पे नहीं लगती, ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स 1 और 2 करेक्ट हैं। होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पर्सन्स इन द एज ऑफ डैश years have an individual bank or a post office account or eligible to enroll under this scheme। ये कौन सी स्कीम है? यहाँ पे ये नाम मेंशन नहीं है, तो ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है उसके अंदर कितनी एज वाला जो पर्सन है वो अपने आप को एनरोल कर सकता है, ये आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कौन एलिजिबल है इसके अंडर एनरोल करने के लिए, ठीक है। मुद्रा लोन किन किन को प्रोवाइड किया, किस कैटेगरी के लोन्स होते हैं? शिशु, तरुण, वरुण, किशोर, कौन से इनमें से कैटेगरीज हैं मुद्रा लोन्स की? इनका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपको कोई सजेशन है या कोई हेल्प चाहिए यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड you can also send us a mail on hello@edutab.co.in. So all the best for your exam. Thank you so much.